हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैपिटल रिडक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये टॉपिक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। कीप सपोर्टिंग। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मान लीजिए एक सिक कंपनी है। सिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रही है। अब अगर एक कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये चाहेंगे कि वो कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसके जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए और वो रिवाइव हो सके। सिक कंपनी से वो रिवाइवल में आ जाए, एक न्यू लाइफ मिले। जैसे जैसे एक हम घर रिनोवेट करते हैं, रिनोवेशन करने के बाद घर तो वही रहता है लेकिन हम उसको न्यू फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिनोवेशन, बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, न्यू सा फीलिंग आता है। वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी के अंदर से हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जब भी कोई सिक कंपनी होता है, यानी कि जो कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कभी भी सही पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन रॉन्ग दिखा रहे हैं, वैल्यूज जो भी रहेंगी वो रॉन्ग होगी, यानी कि एसेट्स हो, लाइबिलिटीज हो, उसकी वैल्यू करेक्ट नहीं होगी। तो अब अगर मैं गलत वैल्यूज देखकर, बैलेंस शीट देखा मैंने, वैल्यूज देखे उसके और उसके बेसिस पे मैं अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो दैट इज रॉन्ग ना। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बैलेंस शीट या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के करता है। और अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग व्यू दिखा रहा है तो इन्वेस्टर जो है वो रॉन्गली इन्वेस्ट करता है, बिकॉज आपके जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो रॉन्ग अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी जब आपके फाइनल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो लाइबिलिटीज हैं, वो करेक्ट व्यू नहीं दे रहे हैं, करेक्ट अमाउंट नहीं है। एसेट्स ज्यादा वैल्यू दिख रही होगी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की कम वैल्यू दिख रही होगी। एसेट्स आर ओवर वैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर अंडर वैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स के साइड में आपको गुडविल दिख रहा होगा। अब गुडविल तो तब होता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो। ये ऑब्वियसली अगर सिक कंपनी है तो सिक कंपनी लॉसेस दिखा रही है, तो जो कंपनी लॉस कर रही है उसका गुडविल कैसे दिख सकता है? तो हमें गुडविल को चेंज करना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी साइड में एक्चुअल लाइबिलिटी को कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिखाया गया होगा। मतलब कॉन्टीजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है। जैसे अगर कंपनी के ऊपर मान लो किसी ने केस फाइल किया है तो हो सकता है वो केस जीत जाए। अगर केस जीत गए तो कोई कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर केस हार गए तो कंपेंसेशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फ्यूचर लाइबिलिटी होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हम उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट के नीचे। तो उसका कहीं इम्पैक्ट नहीं होता है टोटल करते वक्त। सो अब मान लीजिए आप केस सच में हार गए और आपको कंपेंसेशन पे करना है, लेकिन फिर भी आपने लाइबिलिटी साइड में एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं दिखाई, आपने उसको कॉन्टीजेंट ही दिखाया, तो आपकी लाइबिलिटी कम ही दिख रही है ना। तो इसका मतलब आपका लाइबिलिटी का अमाउंट रॉन्ग है, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कैपिटल को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल को हम कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, तो हमें लाइबिलिटी को अपनी कम करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम सब डिविजन कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, नए शेयर्स इशू कर सकते हैं अगर हमें पैसा चाहिए तो। रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन नहीं होता है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, ऐसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं होता है। हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हम पूरी तरीके से कंपनी को बंद करते हैं और एक नया कंपनी को फॉर्म करते हैं। तो यस, लिक्विडेशन इज देयर इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वेयर एज इट इज नॉट देयर इन दी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है? व्हाट हैपेंस? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर ऑल्टर्ड।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम कंपनी तो बंद नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हम उनके राइट्स को थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर पाए। मान लो जैसे अगर मैं 8% का डिविडेंड दे रही थी, तो मैं वो कट करके 6% का कर सकती हूँ, ताकि 6% तो एटलीस्ट दूं, 0 मिलने से अच्छा है 6% मिले। तो इस तरीके का हम लोग राइट्स चेंज कर सकते हैं उनके। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेटेड कंपनी, जो कंपनी बंद हो रही है, उसको कोई नया कंपनी टेक ओवर करता है। कैपिटल रिडक्शन, yes of course internal reconstruction में capital reduce होता है हमारा, तो capital reduction is there. on external reconstruction में it is not there. governed by internal reconstruction companies act 1956 के section 100 में लिखा हुआ है, whereas external reconstruction section 494 में लिखा हुआ है। इसके सारे rules and regulation आपको वहां मिल जाएंगे। Let's do the accounting procedure, that is journal entries of internal reconstruction. अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग आपको मैंने बताया कि विद इन द कंपनी इटसेल्फ आप कुछ ऐसे चेंजेस करते हो जिससे आपका जो रियल पोजीशन है एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, वो करेक्ट व्यू दिखेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट दिखेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। तो उसमें जो चेंजेस हमें करनी है हम कर सकते हैं। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हम लोग वो तो डिपेंड करता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, एक स्कीम तैयार होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है, एक स्कीम तैयार होती है जिसका अप्रूवल कोर्ट से हमें लेना पड़ता है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स तो अप्रूव करेंगे और उसके बाद हम लोगों को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम ये सोच रहे हैं, इस तरीके से हमने स्कीम बनाया है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं, और फिर जाके ये इम्प्लीमेंट होता है। तो ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस ऑफ शेयर कैपिटल। मान लीजिए आप पहला चेंज करते हैं इंक्रीज बाय इशू ऑफ शेयर्स। आपको पैसों की जरूरत है, मतलब आपके पास कैपिटल कम दिख रहा है, तो आपने अगर सोचा कि हमारे स्कीम में हम शेयर्स को इशू करें, नए शेयर्स को इशू करें, तो पैसा आया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस, जितने पैसे में आपने इशू किया होगा, मान लो 100 रुपीज का शेयर है, 1000 रुपीज 1000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो, तो 1000 इंटू 100 हो जाएगा, दैट कम्स टू 10 lakhs, सॉरी 1 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी और प्रेफरेंस। ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके लिए क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, टू शेयर कैपिटल होगा। तो आई रिपीट द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। सेकेंड इज कंसोलिडेशन। अब हम शेयर्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड वाला, देखो शेयर कैपिटल को हमेशा लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में दिखता है, और उसे हमें क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ओल्ड नॉमिनल वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू उसकी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल न्यू वन, ओल्ड वाला जा रहा है, न्यू वाला आ रहा है। तो ओल्ड वाला जो जा रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो आ रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये इक्विटी भी हो सकता है या फिर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है। कंसोलिडेट करना मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, उसे हम कंसोलिडेट करके, मतलब पहले कितने के थे, 1000 शेयर्स थे, कितने रुपीस के, 1 रुपी का। अब हमने इसको कर दिया 100 शेयर्स 10 रुपीस वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमाउंट उतना ही रहता है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो हमने कंसोलिडेट कर दिया, 1000 शेयर्स से हमने उसको 100 शेयर्स बना दिया। नेक्स्ट है सब डिवीजन। सब डिवीजन की एंट्री भी आप देख सकते हो, सेम है, पुराना वाला जा रहा है, नया वाला आ रहा है। पुराना वाला जो जा रहा है नॉर्मली लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, और शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड शेयर्स जितने हैं उसकी वैल्यू लिखेंगे, टू न्यू शेयर कैपिटल जो हमारा नया शेयर कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसमें हम उल्टा करते हैं, कंसोलिडेशन के ऑपोजिट होता है हमारा सब डिवीजन। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मान लीजिए 1000 शेयर्स थे 100 रुपीज वाले, हम उसको और बढ़ा देंगे, 1000 शेयर्स के बदले 10,000 शेयर्स कर देंगे 10 रुपीज वाले। अंडरस्टूड? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंसोलिडेशन में देखो, कंसोलिडेट मतलब कम करना और सब डिविजन मतलब बढ़ाना, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक। ये देखो, शेयर और स्टॉक में फर्क होता है। शेयर और स्टॉक में एक बेसिक डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो शेयर्स में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है, स्टॉक में आपको बल्क रहता है कि 100 का लॉट है, वो स्टॉक हो गया आपका, ठीक है। उसमें आपको कोई नंबरिंग नहीं रहेगा, जैसे शेयर सर्टिफिकेट में एक एक नंबर रहता है, शेयर नंबर 1, शेयर नंबर 50, शेयर नंबर 100, ऐसा नंबरिंग रहता है हर शेयर को। स्टॉक में आपके पास रहेगा 100 शेयर्स, दैट्स इट, 100 शेयर्स का एक स्टॉक है आपके पास। तो स्टॉक जब आता है तो उसमें फंगिबिलिटी हो जाती है, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है उसमें। तो अगर आपको शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली शेयर्स जा रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, तो जो जा रहा है उसको डेबिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो आ रहा है वो इक्विटी स्टॉक है, तो टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। कन्वर्टिंग स्टॉक इनटू शेयर्स उल्टा भी कर सकते हो। अब जब हम उल्टा कर रहे हैं तो वैसे ही जो जा रहा है, कौन जा रहा है, इक्विटी स्टॉक अकाउंट, कौन आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैंसिलिंग अनइश्यूड शेयर्स। अब जो शेयर्स मैंने इशू कभी किए ही नहीं, देखो ऑथोराइज कैपिटल आपने सुना होगा, ऑथोराइज कैपिटल इज एन परमिटेड अमाउंट जो हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया क्या, नहीं। मान लो 1 करोड़ रुपीस का मुझे परमिशन दिया गया है, पर मैंने सिर्फ 10 लाख रुपीस का ही शेयर्स इशू किया है, तो 90 लाख का मैंने कभी इशू ही नहीं किया था शेयर्स, और उसी 90 लाख को मैं कैंसिल कर रही हूँ, तो उसकी मैं क्यों एंट्री करूंगी? जो आपने शेयर्स इशू कभी किए ही नहीं, तो मैं उसको एंट्री क्यों पास करूंगी? इफ आई वांट टू कैंसिल दैट, अगर मुझे इसको कैंसिल भी करना है तो मैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं करूंगी। ये सब एंट्रीज थी रिलेटेड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा जो हम चेंजेस करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, दैट इज वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। हम शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे? रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, उनको हम 12% डिविडेंड देते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा हम सरवाइव करें, इसके लिए हम 12% से कम करके उसको 10% कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, ये सब कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रूवल होना चाहिए। अब जो जा रहा है, ओल्ड जो जा रहा है लाइबिलिटी है, तो उसको डेबिट करेंगे, तो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जा रहा है। क्या आ रहा है? 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसका लॉजिक ये है कि हमारी लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए डेबिट करते हैं हम, और जो न्यू आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है वो न्यू आ रहा है, तो हमारी नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। 12% गया, 10% आया। चेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव मतलब अगर इस साल आपको प्रॉफिट नहीं मिला, देखो डिविडेंड देना कंपलसरी होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो क्यूमुलेटिव में अगर इस साल नहीं मिला तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर। नॉन क्यूमुलेटिव में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इस साल अगर पैसा प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सो चेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव, क्या ऐसे हम कर सकते हैं? यस। तो यहाँ पे ओल्ड वाला जा रहा है, न्यू वाला आ रहा है, तो जो जा रहा है 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड जो हम चीज कर सकते हैं वो है कैपिटल रिडक्शन। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमेशा एक चीज याद रहे, जो भी डिफरेंस रहता है, जो भी डिफरेंस रहेगा, आप कम कर रहे हो अमाउंट को या ज्यादा कर रहे हो अमाउंट को, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, सब कुछ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही होता है। अमाउंट कम पड़ रहा है, कैपिटल रिडक्शन में डाल दो, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं, रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू ओनली। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। अगर आप शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो देखो फेस वैल्यू चेंज करना, इसमें अमाउंट तो कुछ कहीं गया ही नहीं, अमाउंट तो वैसा ही रहा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ना तो पैसा जा रहा है ना तो पैसा आ रहा है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन में कुछ नहीं गया।
ओल्ड वाला गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 900, मतलब 1000 की वैल्यू मैंने 900 कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा गया नहीं, आया भी नहीं, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट किया। सेकंड है रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली। अब यहाँ पे हम लोग पेड अप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट को कम कर रहे हैं। फेस वैल्यू अलग होती है, पेड अप वैल्यू अलग होती है। मतलब मान लीजिए 1000 रुपीज का शेयर है, उसको मैं 900 में ही कर रही हूँ, पेड अप वैल्यू 900 कर रही हूँ, तो लाइबिलिटी कम हो रही है ना, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी मुझे जहां पे 1000 रुपीज पे करना था, अब मैं सिर्फ 900 पे कर रही हूँ, तो शेयर कैपिटल कम हो गया, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले वो क्या था, क्रेडिट, लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने कहा जो भी डिफरेंस रहेगा वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में शो करते हैं, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम हो रहा है, लाइबिलिटी हमें कम पे करनी पड़ेगी, इसलिए हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नया शेयर नहीं आ रहा है, सिर्फ हम पेड अप वैल्यू को कम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनल वैल्यू भी कम कर दें, पेड अप वैल्यू भी कम कर दें, फिर पुराना वाला जा रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज गया। अब इस केस में जो मेरा एग्जांपल है, यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर है, उसको मैं 10 रुपीज में कन्वर्ट कर रही हूँ। 100 रुपए का शेयर 10 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, तो 90 रुपया मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब हम प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं देखा जाए तो ये जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में शो करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 ओल्ड वाला है, गया, उसके बदले में नया आया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज, ये न्यू है, डिफरेंस कितना हुआ 90 का, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में शो करते हैं, तो टू कैपिटल रिडक्शन 90। सरेंडर ऑफ शेयर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास पैसा नहीं रहता है, तो वो शेयर सरेंडर करके चले जाते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, ऑन सरेंडर ऑफ शेयर्स, जैसे ही शेयर्स आपके सरेंडर होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, राइट, तो आप कंपनी हो, आपकी कंपनी की लाइबिलिटी कम होती है तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि नॉर्मली लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए हम डेबिट कर रहे हैं। टू शेयर सरेंडर अकाउंट कहाँ से आया, वो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ना कि शेयर सरेंडर किए हैं सामने वाले ने, तो इसलिए शेयर सरेंडर अकाउंट। ऑन री इशू ऑफ सरेंडर शेयर्स, जब यही शेयर्स जो हमको सरेंडर किए गए थे बाय द शेयर होल्डर, वो हम री इशू कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर से हमारी लाइबिलिटी आएगी, तो लाइबिलिटी आएगी तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो पहले वाले में हमने क्रेडिट किया था तो हमारे अकाउंट में पड़ा है, अब उसको कम करना है तो डेबिट करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, हमने शेयर्स किसी को दिया तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना उसको, क्योंकि अभी उसने हमें पैसे दिए। उसके बाद ऑन कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर शेयर्स, कभी कभी हम शेयर्स जो हमारे पास आए सरेंडर हुए हम देते ही नहीं है किसी को, कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करना है तो मतलब किसी और के पास जाएगा ही नहीं, तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पहले वाले फर्स्ट एंट्री में देखो क्रेडिट किया था तो हमारे अकाउंट दिख रहा है, तो उधर क्रेडिट इधर डेबिट, तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन, आई टोल्ड यू जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है वो कैपिटल रिडक्शन में डालना है, तो ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्रॉफिट ही हो गया, क्योंकि सामने वाले को हमें पैसे नहीं देने हैं अभी। फोर्थ है हमारा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, कभी कभी हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं या कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जिससे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को फॉरवर्ड लेकर जा सकें, तो उसमें हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स करते हैं। जितने भी रिजर्व्स हैं आपके, मान लीजिए जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सारे अमाउंट्स को पहले तो ट्रांसफर करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्यों, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही अब सब लेना देना होगा, पूरे स्कीम में जितना भी कुछ करना है वो एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम लोग एडलेस करेंगे। तो पहले जो आपने रिजर्व्स क्रिएट किए हुए हैं उन सबको ट्रांसफर करो, कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्योंकि रिजर्व आपने रखे हैं तो पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, अभी अभी जरूरत है आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की, तो रिजर्व को नॉर्मल रिजर्व्स हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में, तो उनको क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कहाँ पे जा रहा है ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अप्रिसिएशन यानी कि इंक्रीज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कभी कभी हम एसेट की वैल्यू हमने रॉन्ग दिखाई है, 5 लाख रुपीस का जमीन जब हमने खरीदा था तभी की थी, आज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी 50 लाख है, तो हमें 50 लाख दिखाना पड़ेगा ना, ओल्ड वैल्यू कैसे दिखा सकते हैं, सो हम रीवैल्यू करते हैं उसको, या कभी कभी हम उस एसेट को बेचते हैं,
तो आप अगर बेचते भी हो उस एसेट को तो भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो भी एंट्री पास कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं, मतलब अप्रिसिएशन की एंट्री है ये, इंक्रीज जब हम करते हैं एसेट्स की वैल्यू को। तो एसेट्स को नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, उसको और बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो भी चेंजेस करने हैं कैपिटल रिडक्शन से। सेल एट प्रॉफिट, अगर आपने एसेट को बेचा प्रॉफिट पे तो आपके हाथ से क्या गया, एसेट, क्या आया, पैसा, तो जो चीज आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गई, फिक्स्ड एसेट टू फिक्स्ड एसेट्स। ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट इसलिए भी किया गया है क्योंकि नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट किया गया है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में शो करोगे। अब आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में पहला है सेक्रीफाइस। लाइबिलिटीज को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, मान लीजिए आपके क्रेडिटर है जिसको मुझे 5 लाख रुपीस देना था, पर मैंने उसको कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग प्लीज 3 लाख रुपीस पे सेटल कर देते हैं। तो उसने बोला ठीक है, पैसा डूबने से अच्छा है 3 लाख रुपए तो मिले, तो उसने 2 लाख रुपीस कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। प्रोविजन अकाउंट डेबिट, अगर आपने कोई प्रोविजंस उसके रिलेटेड करके रखे हैं तो वो भी कम हो रहा है ना, तो वो भी डेबिट करोगे। टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही हुआ अगर हमको पैसे नहीं देने हैं उसको, तो लाइबिलिटी को डेबिट क्यों किया और प्रोविजन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि दीज आर लाइबिलिटीज, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। नॉर्मली वो क्रेडिट बैलेंस होता है उनको, और कम करने के लिए डेबिट करेंगे। पेमेंट, अब हमें पेमेंट भी करना है। पेमेंट हो सकता है मेरे पास कैश था तो मैंने कैश दे दिया, अगर मेरे पास कैश नहीं था तो मान लो मैंने कोई एसेट उठा के दे दिया, मेरे पास फ्रिज पड़ा था, मैंने बोला चलो भाई फ्रिज ले लो, या मान लो मैंने बोला कि मेरे शेयर्स ले लो, तुम, मैं पैसे नहीं दूंगी लेकिन शेयर्स ले लो। आप कैसे भी सेटलमेंट कर सकते हो। तो जो भी आप सेटलमेंट करो, देखो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके हाथ से पैसा जा रहा है, अगर आप उसको कैश दे रहे हो या बैंक के थ्रू दे रहे हो, तो अगर आप उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, और मान लो अगर आप एसेट दे रहे हो तो टू एसेट्स आएगा। अगर सिर्फ कैश दिया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने सिर्फ कैपिटल दिया, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने प्रेफरेंस शेयर दिया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने सिर्फ एसेट दिया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, अरियर्स मतलब आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना था लेकिन आपने पे किया नहीं। वेव्ड, वेव्ड मतलब ऑलरेडी आपने उसको वेव ऑफ कर दिया है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, आपने ऑलरेडी माफ कर दिया है कि नहीं पे करूंगा, ठीक है हो गया, सामने वाले ने भी एग्री कर दिया तो उसकी कोई एंट्री होती ही नहीं है। पेड नाउ मतलब अभी आप पे कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का था अभी पे कर रहे हो, तो उस केस में दो एंट्रीज पास होंगी। एक तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये पहले जैसे हम ड्यू करते हैं, ड्यू एंड पेड दो एंट्रीज होती है, तो ये ड्यू करने की एंट्री है, पहले आप ड्यू कर लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बता दो कि हम पे करने वाले हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको हम पे करने वाले हैं, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, इसके लिए उनको क्रेडिट किया है। कहाँ से पे करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो पैसा जमा किया उसी में से पे करोगे। तो पहले ड्यू करने की एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, फिर आप पे कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके हाथ से पैसा जा रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपने बनाया है जिसमें आप सारे अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। बेसिकली पहला हम यूटिलाइज करते हैं इसको राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, गुडविल, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट, इनको राइट ऑफ करो क्योंकि वो एसेट में दिख रही हैं लेकिन वो वैल्यूलेस है, सिर्फ नाम के लिए है, तो उनको हटा दो पहले। तो हटाने के लिए नॉर्मली एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। इसमें जो भी आपको फिक्टिशियस एसेट या इंटेंजिबल एसेट दिखे उसको क्रेडिट कर दो। राइटिंग डाउन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट, अभी एसेट की वैल्यू जो आपको दिख रही है
वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मतलब कम वैल्यू है उसकी लेकिन ज्यादा दिख रही है, तो उसको कम कर दो। कम करने के लिए क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कैपिटल रिडक्शन से करनी है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू करंट एसेट्स अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू लाइबिलिटी और प्रोविजन, हो सकता है कि आपकी नई लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाए, किसी और पर्सन को हमें पैसे देने पड़े, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी था लेकिन वो एक्चुअली एक्चुअल लाइबिलिटी था जिसको हमने कॉन्टीजेंट दिखाया था, तो अभी दिखाओ वो, मतलब लाइबिलिटी थी पर आपने नहीं दिखाया था, तो अभी दिखाओ। कहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। कहाँ से दिखाओगे, कैपिटल रिडक्शन से। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके लिए उसको क्रेडिट करेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट करना होता है कैपिटल रिडक्शन से करते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, देखो ये जो हम लोगों ने इतनी सारी रिकंस्ट्रक्शन की बातें की, तो ये फ्री में तो होता नहीं है। स्कीम तैयार करो, एक एक चीज करो, पैसा खर्चा होता है उसमें, स्कीम तैयार करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो पैसा हमको खर्चा करना है, कहाँ से करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है, तो वट एवर गोज टू बैंक। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अभी आपने एक लेजर अकाउंट बनाओगे, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट बनता है, तो जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो टैली करते हो ना उसको, तो जब हम टैली करेंगे तो बैलेंस अगर बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, तो कहाँ डालोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आपका बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, वो आप कहाँ डालोगे, ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जर्नल एंट्रीज हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। इसके बेसिस पे ही आपको सम सॉल्व करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर आपको कोई भी एंट्री नहीं समझ में आ रही हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर भी लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आप टॉपिक नेम लिख दीजिए, मैं श्योरली कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर आपको वीडियो बना के शेयर करूं। Thank you very much and don't forget to subscribe to the channel, and thank you so much for the love and support. आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के।